सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी अन्य विधियां या उपागम काम में लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा था कि जब कोई शिक्षक किसी द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा को पढ़ाता है और उस भाषा को पढ़ाते समय पहले बच्चों की मातृभाषा में उसका अनुवाद कर दिया जाता है, साथ ही साथ उस द्वितीय या तृतीय भाषा के व्याकरण को भी पढ़ा दिया जाता है, तब वह विधि व्याकरण अनुवाद विधि मानी जाती है। अब उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आने वाली दूसरी विधि को हम ले रहे हैं। वह विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड के नाम से पुकारा जाता है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है कि जब भी कोई शिक्षक किसी द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा को पढ़ाता है, उस भाषा को पढ़ाते समय वह केवल और केवल उसी भाषा में बातचीत करता है, यानी बच्चों को मातृभाषा में बोलने का, विचार प्रस्तुत करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जाता है। केवल और केवल पढ़ाई जा रही द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी या तृतीय भाषा यानी संस्कृत आदि भाषाओं में ही पूरा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत वाक्य के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें शिक्षण की मुख्य इकाई वाक्य मानी जाती है, अर्थात बच्चे के सामने एक पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और वाक्य को बोल करके ही बच्चे उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाक्य में यदि कोई कठिन शब्द आ रहा है, कठिन पद आ जाता है, तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर देता है। कोई न कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसा भी वो उचित समझे, उसके अनुसार सामग्री वो काम में लेता है और उस सामग्री के द्वारा उस शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अर्थ स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का सहारा नहीं लिया जाता, केवल और केवल पढ़ाई जा रही भाषा में ही अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। इस तरीके से शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य का बच्चे अनुकरण करते हैं और उस अनुकरण के द्वारा उस द्वितीय भाषा को, तृतीय भाषा को सीख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है वह विधि प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि का आविर्भाव जो है वो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों से हुआ माना जाता है। यूरोपीय देशों के विद्वान हैं एक सेवियर पामर और एक फ्रैंक के नाम से, जिनको फ्रिंग भी हम कह सकते हैं। सेवियर पामर और फ्रैंक ने जब व्याकरण अनुवाद विधि की कमजोरी को देखा कि उसमें भाषा का मौलिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों विद्वानों के द्वारा उसके स्थान पर प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग का सुझाव दिया। सेवियर पामर और फ्रैंक ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। उसके बाद में फ्रांस में 1901 ईस्वी में गुइन नामक एक विद्वान हुए। उन गुइन महोदय ने फ्रांस के लोगों को या फ्रांस के बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इस प्रत्यक्ष विधि का वास्तव में प्रयोग किया। तो वास्तविक प्रयोगकर्ता सबसे पहले गुइन माने जाते हैं और इसके सुझाव देने वाले विद्वानों में से पामर का और फ्रैंक का नाम लिया जाता है। यही सब बातें इस विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का मतलब है किसी भी द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता है, मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेगा, अपितु केवल द्वितीय या तृतीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तब वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। द्वितीय भाषा से तात्पर्य हम अंग्रेजी भाषा से लेते हैं। तृतीय में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत आदि सभी भाषाएं आ जाती हैं। तो चाहे द्वितीय भाषा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, चाहे तृतीय भाषा को पढ़ा रहे हैं, उस समय हम मातृभाषा का, अपनी हिंदी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। केवल और केवल उस द्वितीय या तृतीय भाषा में ही शिक्षण कार्य
कार्य होता है तो वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। मान लीजिए अहिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते और उनको हिंदी सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर भी वह प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। कोई भी भाषा जहाँ पर वो द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में है, उसको सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल उसी भाषा का प्रयोग होता है, तो वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इस प्रत्यक्ष विधि को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है कि यह जो प्रत्यक्ष विधि है इसको कहीं प्राकृतिक विधि भी कह देते हैं, कहीं निर्बाध विधि कह देते हैं, कहीं इसको सुगम विधि कहा जाता है, तो कहीं सैमात्री विधि भी कहा जाता है। इन कई नामों से इस विधि को जाना जाता है। अब ये नाम क्यों पड़े हैं? प्राकृतिक विधि क्यों कहते हैं, निर्बाध विधि क्यों कहते हैं, सुगम विधि, सैमात्री विधि, ये नाम क्यों पड़े? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक विधि क्यों कहते हैं? तो देखिए, इस विधि में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रयोग होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रयोग होने के कारण इसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है कि भाषा हमेशा दूसरों से सुन सुन करके वाक्य के रूप में सीखी जा सकती है। हम ग्रामर व्याकरण के द्वारा भाषा को सही तरीके से नहीं सीख सकते, तो उस स्वाभाविक नियम का प्रयोग होने के कारण तो इसे प्राकृतिक विधि कह दिया जाता है। फिर निर्बाध विधि नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, इस विधि में बालक व्याकरण संबंधी नियमों की बाधा के बिना ही भाषा को सीखता है, जिसके कारण इस विधि को भाषा शिक्षण की निर्बाध विधि कहा जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों पर जोर नहीं दिया जाता है। व्याकरण के नियम सीखे बिना ही वाक्य के रूप में बच्चा भाषा को सीख लेता है। इस तरीके से व्याकरण के नियमों की बाधा नहीं होने के कारण इसे निर्बाध विधि के नाम से पुकारा जाता है। फिर सैमात्री विधि क्यों कहते हैं? तो देखिए, द्वितीय या तृतीय भाषा के माध्यम से ही भाषा शिक्षण होने के कारण इसे सैमात्री विधि कहते हैं। सैमात्री यानी माता के समान, कि जैसे कोई बच्चा परिवार में अपनी मातृभाषा को सीखता है, सुन सुन करके ही सीख लेता है, उसी प्रकार द्वितीय या तृतीय भाषा को भी वह सुन सुन करके अपनी मातृभाषा की तरह सीखता है, तो इस विधि को सैमात्री विधि कह दिया जाता है। फिर इसे सुगम विधि क्यों कहते हैं? तो देखिए, यह नवीन भाषा सीखने की सबसे सरल विधि है। नवीन भाषा को हम वाक्य के रूप में सुन सुन करके सरलता से सीख सकते हैं, इसीलिए इसको सुगम विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विधि के प्रयोगकर्ता इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं? वो क्या कहते हैं कि इस विधि के प्रयोगकर्ताओं के अनुसार यह बताया जाता है कि जिस प्रकार अपने परिजनों के मुख से सुन सुनकर बालक मातृभाषा को सीख जाता है, उसी प्रकार किसी भी नवीन भाषा को भी बालक सुन सुनकर आसानी से सीख जाता है। इस विधि के प्रयोगकर्ता या समर्थक कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, वो अपने परिवार में जन्म लेता है। परिवार में जन्म लेने के बाद माता पिता दादा दादी आदि के मुख से वह भाषा को सुनता है और अपनी मातृभाषा को व्याकरण के नियम सीखे बिना ही सही तरीके से बोलना सीख जाता है। उसी प्रकार बच्चे को भी व्याकरण सिखाए बिना यदि उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो वह लोगों के मुख से वाक्यों को सुनेगा और सुन सुन करके ही उस नई भाषा को भी आसानी से सीख जाएगा। वही सैमात्री विधि है। इस सैमात्री विधि या प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण की मुख्य इकाई क्या है? तो अभी बताया था, इसमें शिक्षण की मुख्य इकाई वाक्य मानी जाती है। वाक्य के द्वारा ही पूरा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो देखिए, इस विधि में द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे वाक्य बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चे उन वाक्यों के भाव को ग्रहण करते हैं और फिर धीरे धीरे उस पूरी भाषा को बोलना पढ़ना सीख जाते हैं। तो देखिए, वाक्य इसकी मुख्य इकाई हो गई। छोटे छोटे वाक्यों के रूप में शिक्षण करवाया जाता है। वाक्य के बीच में कोई कठिन पद आ जाए, कठिन शब्द आ जाए, तो शिक्षक क्या करेगा? तो देखिए, उसका उत्तर है वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ को
प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। जो भी शिक्षक इससे पढ़ाता है वो कोई कठिन पद आ जाता है तो सहायक सामग्री के द्वारा उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन भाषा का माध्यम वही रहेगा, उसी भाषा में वाक्य बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 1-2 में हमें नए पदों का बच्चों को ज्ञान करवाना है, उन पदार्थों को वो जानते नहीं हैं, तो शिक्षक क्या करता है, अपने हाथ में वो पदार्थ ले लेता है, जैसे बुक, पेन, डस्टर, कोई भी पदार्थ हाथ में ले लिया और फिर उससे वाक्य बनाएगा। वाक्य बोलेगा दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए डस्टर। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी में ही बोला जाएगा, मातृभाषा हिंदी में इनका अनुवाद नहीं करेंगे। बच्चे भी फिर शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वैसा ही बोलेंगे। शिक्षक ने कहा दिस इज ए बुक, छात्र भी बोल देंगे दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए डस्टर। ऐसे अनुकरण के द्वारा बच्चे इसमें सीख जाते हैं। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। आँखों से देख नहीं सकते तो उनके लिए कोई प्रत्यक्ष पदार्थ तो काम में लिया नहीं जा सकता। तो उस स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, तो ऐसे शब्द या पद जिनको आँखों से नहीं देखा जा सकता है उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक अपने हाव भावों का प्रयोग करेगा, अंग संचालन करेगा, प्रत्यक्ष क्रिया करके उनको बताएगा कि ये इस प्रकार से कार्य होता है। तो देखिए, यदि किसी पद का अर्थ प्रत्यक्ष सहायक सामग्री द्वारा यानी जो कक्षा में लाई जा सकती है, ऐसी सहायक सामग्री के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है तो उन्हें हाव भाव प्रकट करके नाटकीय अभिनय करते हुए स्पष्ट किया जाता है। कोई भी प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं ला सकते तो हम हाव भाव प्रकट करके, अंग संचालन करके नाटक की तरह उनका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाक क्या है, तो वाक का कोई पदार्थ तो हो नहीं सकता, पदार्थ नहीं हो सकता तो शिक्षक खुद क्या करेगा, कक्षा में चलेगा और चलते हुए बोलेगा आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। जंप क्या होता है, तो शिक्षक खुद उछलते हुए करते हुए बताएगा आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग। बच्चे भी वैसे करेंगे आई एम वॉकिंग, आई एम जंपिंग। ऐसे मान लीजिए दौड़ना क्या है, तो किसी भी एक बालक को भगा दिया जाएगा, दौड़ा दिया जाएगा और फिर शिक्षक बोलेगा कि देखो मोहन इज रनिंग, सोहन इज रनिंग। किसी भी बालक को ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों में वो उस शब्द का प्रयोग करता है। प्रत्यक्ष पदार्थ है तो प्रत्यक्ष पदार्थ को हाथ में रख करके बता देता है। प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं आ सकता तो क्रियाओं के द्वारा अर्थ को स्पष्ट कर सकता है। वाक्य के द्वारा उनको भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विधि में केवल और केवल द्वितीय भाषा जो नवीन भाषा सिखाई जा रही है उसी का ही प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रत्यक्ष विधि में केवल और केवल द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, जो भी भाषा हम पढ़ा रहे हैं उसी का प्रयोग होगा। अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है इस पर शिक्षक ज़्यादा गौर नहीं करता है। वो केवल और केवल यह चाहता है कि बच्चा उस जो भाषा पढ़ाई जा रही है उसी में बोले। व्याकरण की गलती हो रही है तो उसको गौण कर दिया जाता है, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो छात्र सही या गलत जैसा भी बोले पर उसे द्वितीय भाषा में ही बोलने के लिए कहा जाता है। अर्थात इस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। व्याकरण की गलती हो रही है तो होने दी जाती है, लेकिन उसे उसी भाषा में बोलने के लिए कहा जाता है। यदि मान लीजिए वाक्य हम इसमें वाक्य से सिखाते हैं, वाक्य को कितनी बार तक बोला जा सकता है, कितनी बार तक शिक्षक अभ्यास करवा सकता है, तो उसका उत्तर है कि 5 से लेकर के 20 बार तक भी एक वाक्य का दोहराव किया जा सकता है। तो इस प्रत्यक्ष विधि में एक ही वाक्य का 5 से लेकर 20 बार तक, 5 से लेकर 20 बार तक दोहराव करवाया जा सकता है। इस विधि में बालक कैसे सीखता है, तो इस विधि में बालक अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। शिक्षक बोलता है आई एम जंपिंग, आई एम वॉकिंग, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, और बच्चा भी उसी प्रकार शिक्षक का अनुकरण करेगा और अनुकरण के द्वारा उस भाषा को सीखेगा। तो ये विधि होगी प्रत्यक्ष विधि।
अब इस प्रत्यक्ष विधि के इतिहास की ओर हम चलते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे इसका प्रतिपादन हुआ। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि के यानी प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में सोवियर पामर और फ्रैंक, जिसको फ्रिंग के नाम से भी पुकारा जाता है, फ्रैंक या फ्रिंग नामक दो विद्वानों के द्वारा दिया गया था। इन दोनों विद्वानों ने व्याकरण अनुवाद विधि की कमी को देखा कि इसमें मुख्यतः मौलिकता का प्रयोग नहीं है, तो उसको दूर करने के लिए इन दोनों विद्वानों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग का सुझाव दिया गया। इनके सुझाव के आधार पर 1901 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान श्री गुइन महोदय के द्वारा इसे फ्रांस में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए लागू किया गया था। पहला इसका प्रयोगकर्ता विद्वान है, उनका नाम है श्री गुइन महोदय, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। उन्होंने अंग्रेजी के लिए इसका प्रयोग किया था, जिसके कारण से श्री गुइन महोदय को भी इसका जनक मान लिया जाता है। सुझाव देने वाले हैं सोवियर पामर और फ्रैंक या फ्रिंग, और प्रयोगकर्ताओं में सबसे पहला नाम आता है गुइन महोदय का। फिर भारत में यह विधि कब आई और किसके द्वारा लाई गई? तो इसका उत्तर आता है, भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए इस विधि को 1908 ईस्वी के लगभग निम्न 3 विद्वानों के द्वारा प्रयोग में लिया गया था। भारत में भी यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए सबसे पहले लागू की गई थी। हालांकि शुरू में काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन 1908 में 3 जो विद्वान आ रहे हैं, उन्होंने इस प्रत्यक्ष विधि का अंग्रेजी शिक्षण में प्रयोग शुरू किया। वो 3 विद्वान कौन कौन हैं? पहले हैं श्री टीपिंग महोदय, जिन्होंने कोलकाता क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र में इसका प्रयोग शुरू किया। दूसरे श्री फ्रेजर महोदय, इन्होंने मुंबई क्षेत्र में महाराष्ट्र में इसका प्रयोग शुरू किया। और तीसरे हैं श्री येट्स, इन्होंने मद्रास चेन्नई, आजकल चेन्नई कह देते हैं, पहले मद्रास नाम था, वहाँ इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग शुरू किया। तो ये 3 विद्वान हैं, टीपिंग कोलकाता क्षेत्र में, फ्रेजर मुंबई क्षेत्र में और येट्स मद्रास चेन्नई क्षेत्र में इसके प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। अंग्रेजी के बाद संस्कृत व हिंदी भाषा में इसका आगमन किसके द्वारा किया गया? तो पहले ये अंग्रेजी से संस्कृत में लागू हुई थी, उसमें प्रयोगकर्ता कौन है? संस्कृत शिक्षण में संस्कृत का जो शिक्षण होता है, उस संस्कृत शिक्षण में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर वीपी बोकिल के द्वारा एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में किया गया था। एक शिक्षक हैं श्री वीपी बोकिल, जो संस्कृत पढ़ाने का कार्य करते थे। उन्होंने संस्कृत में इस प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगकर्ता का नाम हो गया वीपी बोकिल महोदय। और कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ? तो वो है एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में इसका प्रयोग शुरू किया गया था। वीपी बोकिल ने इस विधि के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? तो उनकी पुस्तक का नाम है ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत पुस्तक के लेखक कौन है? वीपी बोकिल महोदय माने जाते हैं। यह विधि क्यों आई थी? तो इस विधि का आविर्भाव व्याकरण अनुवाद विधि की प्रतिक्रिया में हुआ माना जाता है। पहले व्याकरण अनुवाद विधि थी, जिसमें मातृभाषा में पूरा अनुवाद कर दिया जाता था। उससे बालक के भाषण में मौलिकता, स्पष्टता नहीं आ पाती थी। उस दोष को दूर करने के लिए इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग शुरू किया गया था। फिर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें 3 विशेष बातों का शिक्षक को ध्यान में रखना पड़ता है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इस विधि से शिक्षण कार्य करते समय निम्नलिखित 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो 3 बात कौन सी हैं? पहली है, इसमें मातृभाषा का तनिक भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित माना जाता है। दूसरा, इसमें मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। वाक्य से शुरुआत होती है पढ़ने की, तो बच्चे के सामने वाक्य बोला जाता है और बच्चा भी मौखिक रूप से ही उसका अनुकरण करके बोलता है। तो मौखिक कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लिखित कार्य पर इसमें जोर नहीं दिया जाता। जैसे व्याकरण
अनुवाद विधि में पठन लेखन पर जोर दिया जा रहा था और इसमें पठन लेखन पर नहीं, श्रवण और भाषण पर अधिक जोर दिया जाता है, मुख्य कार्य पर ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर इसमें वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। जैसे भी बताया था, बुक के बारे में बच्चों को बताना है तो बुक हाथ में होगी और वाक्य बोला जाएगा दिस इज ए बुक। इस प्रकार वस्तु और शब्द है उनके बीच में पूरा संबंध स्थापित हो जाएगा कि ये बुक है, इस पदार्थ को बुक कहा जाता है। ऐसे अन्य छोटे छोटे पदार्थ लाए जा सकते हैं, तो वस्तु और शब्द क्या है उनका सीधा संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। फिर देखें इस विधि के गुण क्या हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि के गुण लाभ क्या हैं। यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है कि भाषा को भाषा के द्वारा ही सीखा जाना चाहिए। यह जो मूल सिद्धांत है उसके अनुसार यह कार्य करती है। छात्रों की पढ़ने में रुचि, योग्यता, ध्यान इत्यादि गुणों का विकास होता है। बच्चे को यदि छोटे छोटे वाक्य सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, तो फिर वह उसमें रुचि लेने लगेगा और ध्यान से उन वाक्यों को सुनकर के भाषा को ग्रहण करेगा। फिर इस विधि में द्वितीय भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। मौखिक अभ्यास पर बल देते हैं तो शब्दों का उच्चारण शुद्ध कैसे होगा, उस शुद्ध उच्चारण का भी इसमें विशेष अभ्यास करवाया जाता है। जैसे अपन हिंदी माध्यम से अंग्रेजी बोलते हैं SIR, तो सर पूरा इसमें बोल जाते हैं, से रे का भी उच्चारण कर जाते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से इसका उच्चारण होगा तो रे साइलेंट रहता है, सर नहीं स इसका उच्चारण करके पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये उच्चारण के ऊपर भी ध्यान देने वाली विधि है। इसमें छात्रों की क्या होती है, जब उच्चारण शुद्ध होगा तो उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। फिर इसमें नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों पर इसमें अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। शब्द का उच्चारण बच्चा शुद्ध करे तो उच्चारण के ऊपर विशेष जोर देने वाली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। नियम होते हैं, सूत्र होते हैं तो हम रटते हैं। इसमें व्याकरण के नियम बताए नहीं जाते हैं, केवल वाक्य के द्वारा अभ्यास करवाया जाता है, तो बच्चा रटता नहीं है, वाक्यों के प्रयोग को वह ज़्यादा महत्व देता है। तो इसमें रटने की, कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भी इसका एक गुण माना जा सकता है। और इस विधि से जब बच्चा भाषा को सीखेगा तो वह सही रूप से, स्पष्ट रूप से धारा प्रवाह के साथ बोलेगा। तो हम कह सकते हैं इस विधि से बालकों के वाचन में स्पष्टता व धारा प्रवाहिता उत्पन्न होती है। ये गुण इस विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर गुण है तो दोष भी होंगे कोई ना कोई। तो प्रत्यक्ष विधि में दोष क्या हो सकते हैं, तो देखिए इस विधि में व्याकरण ज्ञान की पूर्ण उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ सीमित मात्रा में शिक्षक यदि कभी बताना चाहें तो वाक्य के रूप में ही व्याकरण बताता है, अलग से नियम नहीं बताता। तो व्याकरण ज्ञान की उपेक्षा कर दी जाती है, जबकि व्याकरण ज्ञान के बिना भाषण व लेखन असंभव सा माना जाता है कि यदि व्याकरण का हमें समुचित ज्ञान नहीं है तो फिर भाषण का भी पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं भाषण में अवश्य त्रुटि रह जाएगी, जो इसका एक दोष है। फिर है इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि प्रत्येक दशा में मातृभाषा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अपन हर बार मातृभाषा की उपेक्षा कर देंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं बच्चे को मातृभाषा की जरूरत पड़ ही जाती है, इसलिए ये भी इसका एक दोष माना जा सकता है। फिर है इस विधि में केवल श्रवण व भाषण कौशल पर ही अधिक बल दिया जाता है। कौन से कौशलों पर बल होता है, तो श्रवण कौशल और भाषण कौशल पर बल दिया जाता है। पठन और लेखन कौशल की इसमें उपेक्षा कर दी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि में तो पठन कौशल पर बल दिया जा रहा था, श्रवण भाषण की उपेक्षा हो रही थी। इसमें श्रवण और भाषण पर बल दिया जाता है, पठन और कौशल की उपेक्षा कर दी जाती है। अब वाक्यों से सिखाया जाता है तो जो बालक होशियार होते हैं वो तो वाक्यों से जल्दी अर्थ को ग्रहण कर जाते हैं, लेकिन कमजोर बालक हैं वो सीधे इस प्रकार से वाक्य को बोलना सीख नहीं सकते। इसलिए यह विधि जो है वो केवल बुद्धिमान या प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही उपयोगी है। सामान्य बालकों के लिए, कमजोर बालकों के लिए यह उपयोगी नहीं मानी जाती है।
फिर देखिए, प्रत्यक्ष विधि के जो समर्थक हैं वो वाक्य रचना उपागम, अंग्रेजी में जिसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, वाक्य रचना उपागम का समर्थन करते हैं, यानी वाक्य के द्वारा ही प्रत्यक्ष विधि में पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि वाक्य रचना के अभ्यास द्वारा केवल कुछ ही वाक्य रचना सांचों का ज्ञान करवाया जा सकता है। हर स्थिति में वाक्य को प्रयोग करना संभव नहीं होता, तो ये केवल और केवल वाक्य रचना पर, वाक्य इकाई पर निर्भर है। ये भी कुछ लोग इसका दोष मान लेते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष विधि, जो केवल और केवल पढ़ाई जा रही द्वितीय भाषा या मातृभाषा का ही प्रयोग करने के लिए कहती है। जो पढ़ाई जा रही द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा का ही प्रयोग करने के लिए कहती है, मातृभाषा का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, तो वो प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है। वाक्य इसमें शिक्षण की मुख्य इकाई होती है, वाक्यों के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण पर बल होता है, अनुकरण के द्वारा इसमें बालक सीखता है। शिक्षक बोलेगा, छात्र अनुकरण करेगा और वाक्य को बोलना सीख जाएगा। ऐसी विशेषताएं इस प्रत्यक्ष विधि में आ जाती हैं, इनको ध्यान में रखेंगी। अब एक और छोटी सी विधि लेते हैं, वह विधि आती है द्विभाषी पद्धति, अंग्रेजी में जिसको बाइलिंगुअल मेथड के नाम से पढ़ते हैं। देखिए, द्विभाषी पद्धति क्यों आई? यह जो पद्धति है वो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों के दोषों को दूर करने के लिए काम में ली गई थी। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए तो प्रत्यक्ष विधि आ गई, और इन दोनों के दोषों को दूर करने के लिए द्विभाषी पद्धति का प्रयोग शुरू किया गया। वो कैसे कि व्याकरण अनुवाद विधि में पाठ का पूरा मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तब इन दोनों के बीच का एक मार्ग निकाला गया कि दोनों के बीच का सा जो मार्ग है उसको अपना करके भी हम द्वितीय भाषा तृतीय भाषा को पढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या मार्ग निकाला गया कि जहां कहीं भी कठिन शब्द आ जाता है तो उस कठिन शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए तो शिक्षक मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। कठिन शब्द का अर्थ बताना है तो कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए एक बार मातृभाषा का प्रयोग कर दिया जाएगा, और उसके बाद में अभ्यास कार्य है वो अभ्यास कार्य द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के माध्यम से ही होगा, तो वह विधि द्विभाषी विधि कहलाएगी। ये दोनों विधियों के बीच सेतु का कार्य करती है, दोनों के बीच की विधि मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले वेल्स देश में हुआ था। वेल्स देश के विद्वान हैं C.J. डॉडसन, जिन्होंने 1967 ईस्वी के आसपास इस विधि का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया था। फिर अन्य भाषाओं में भी धीरे धीरे इस विधि को अपनाया जाने लगा। तो देखिए, यह विधि जो द्विभाषी विधि है वो क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि एवं प्रत्यक्ष विधि दोनों के बीच की विधि मानी जाती है, अर्थात यह इन दोनों विधियों के बीच में सेतु निर्माण का कार्य करती है, दोनों के बीच में एक मार्ग जोड़ने का कार्य कर देती है। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो C.J. डॉडसन बाइलिंगुअल मेथड या द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं अपन पूरा विश्लेषण देखें तो इस विधि की खोज सर्वप्रथम वेल्स देश के प्रसिद्ध विद्वान C.J. डॉडसन महोदय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1967 ईस्वी के लगभग इस विधि का प्रयोग शुरू किया गया था। क्या होता है इसमें? इस विधि के अंतर्गत शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना और व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए तो मातृभाषा का उपयोग किया जा सकता है कि जहाँ कोई कठिन शब्द आ गया, वाक्यांश आ गया, मुहावरे आ गए, वाक्य की रचना का ज्ञान करवाना है, व्याकरण का नियम को भी बताना है, तो उसको बताने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर आगे क्या होता है? कठिन शब्दों को मातृभाषा में स्पष्ट कर देने के बाद मातृभाषा का उपयोग किए बिना मूल पाठ्य भाषा में ही अभ्यास करवाया जाता है। जो भी उसमें कठिन भाषा है उसमें कठिन भाषा का अर्थ स्पष्ट कर देंगे, और उसके बाद में जो प्रथम भाषा नहीं मूल पाठ्य भाषा जो हम सिखा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी है, द्वितीय भाषा है या तृतीय भाषा है, उसमें इसका अभ्यास होगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ प्रथम भाषा को तो आपको हटा लेना है, ये शब्द गलती से लिखा गया है,
इसमें ये लिखा सकते हैं कि एक बार कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम मातृभाषा का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल द्वितीय भाषा तृतीय भाषा जो भी पढ़ाई जा रही है उसमें अभ्यास कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार दो भाषाओं का प्रयोग किए जाने के कारण ही कि पहले अर्थ बताने के लिए मातृभाषा हो गई और अभ्यास के लिए दूसरी भाषा हो गई, इन दो भाषाओं का प्रयोग होने के कारण इसे द्विभाषी पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि में पठन और लेखन कौशल पर बल दिया जा रहा था। प्रत्यक्ष विधि में श्रवण और भाषण कौशल पर बल दिया जाता है। तो इस द्विभाषी पद्धति में कौन से कौशल पर बल दिया जाता है? तो इस विधि में चारों कौशलों का क्रमिक विकास होता है। जब बालक पठन लेखन व्याकरण अनुवाद के द्वारा पढ़ता है तो पठन लेखन कौशल का विकास हो जाएगा, और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा उसमें अभ्यास करता है तो श्रवण भाषण कौशल का भी विकास हो जाता है। तो चारों मूलभूत कौशलों का विकास इसमें क्रमानुसार होता है। एक संस्था है CIEFL जो हैदराबाद में स्थित है, CIEFL, इसका पूरा नाम है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज। इसके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है HNL शास्त्री। इन्होंने कहा कि भारतीय परिस्थितियों में द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह उपयोगी विधि मानी जाती है कि भारत में जैसी परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार का माहौल है, उसमें पहले बच्चों की मातृभाषा में अर्थ बता दिया जाए और फिर द्वितीय भाषा अंग्रेजी भाषा में अभ्यास करवा दिया जाए, तो यहाँ अंग्रेजी शिक्षण के लिए ये एक अच्छी विधि हो सकती है। तो वहाँ पहले अंग्रेजी में इसको लागू किया गया था, इसलिए उन्होंने इस पर ये सुझाव अपना प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर HNL शास्त्री जो हैदराबाद की संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर इसमें देखें इस द्विभाषी पद्धति के गुण क्या हैं। तो देखिए, इस पद्धति में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं श्रव्य दृश्य सामग्री की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, दोनों का काम किया जा सकता है। तो जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां मातृभाषा का प्रयोग कर लेंगे, और जहां मातृभाषा की आवश्यकता नहीं वहां द्वितीय भाषा तृतीय भाषा में अभ्यास कार्य कर लेंगे। इसलिए ये भी प्रशिक्षित शिक्षकों की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, न ज़्यादा श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कम खर्च में कम समय में काम हो जाता है। तो इस विधि में शिक्षक के समय श्रम ऊर्जा की बचत होती है, समय भी बचेगा, परिश्रम बचेगा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यह हमारे देश के सामान्य विद्यालयों के साधारण शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। साधारण शिक्षक दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए द्वितीय भाषा को आसानी से पढ़ा सकते हैं। फिर इसमें दोष क्या हैं? प्रत्यक्ष विधि के दोष। तो देखिए, इस विधि के अनुसार प्रायः हर जगह मातृभाषा के समान शुद्ध शब्द बतलाना असंभव होता है। हर जगह पर हम कहें कि द्वितीय भाषा का शब्द आ गया और उसको मातृभाषा में बताएं तो वो संभव नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आ गया कि बैंक, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब सब लोग हिंदी बोलने वाले भी बैंक ही कहते हैं, हिंदी में कोई बोलता ही नहीं है कि बैंक का कोई अन्य नाम भी हो सकता है। समाहर्तालय ये हिंदी का नाम है, तो यहाँ पर इसको यदि बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो ऐसे अगर पढ़ाएंगे हर शब्द को इसमें मातृभाषा में बताने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कोशिश करना संभव नहीं है। इससे बालकों की चिंतन शक्ति नष्ट होती है। जब अर्थ ही बता देंगे तो बालक सोचेगा ही नहीं कि गुरुजी अर्थ तो बता ही रहे हैं, हमें सोचने की क्या जरूरत है, इसलिए चिंतन शक्ति नष्ट हो जाती है। शिक्षक के द्वारा, अगला दोष है, शिक्षक के द्वारा ध्यान नहीं देने पर यह पद्धति व्याकरण अनुवाद विधि का रूप ले लेती है, किसमें कुछ जगह पर ही मातृभाषा का प्रयोग करने की छूट दी गई है कि जहां कठिनता आए वहां मातृभाषा का प्रयोग कर लो। लेकिन कई बार शिक्षक क्या पूरा का पूरा ही अनुवाद करने लग जाते हैं, बच्चे भी पूछने लग जाते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो वो फिर व्याकरण अनुवाद विधि की तरह हो जाएगी। तो ऐसा प्रयोग करना नहीं चाहिए, यह
यह भी इसका एक दोष माना जा सकता है। तो ये भाषा शिक्षण की आरंभिक 3 विधियां हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें पूरा का पूरा अनुवाद होता है, मातृभाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, इसमें क्या होगा, मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। और द्विभाषी पद्धति में दोनों के बीच का मार्ग निकाला गया है कि जहां कठिनाई आ जाए वहां मातृभाषा का प्रयोग कर लो, शेष अभ्यास द्वितीय भाषा के माध्यम से ही करवाते रहो। तो ये भाषा शिक्षण की आरंभिक 3 विधियां हैं। शेष विधियों के बारे में अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।